Subhash Chaudhary, who hails from an agriculture background, always had a vision to establish an educational institution in his area of village Randeva. He is inspirational to many others. तो आइए स्वागत करते हैं धरती पुत्र सुभाष चौधरी जी का। आइए सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटे शहर बड़े ख्वाब कार्यक्रम, तशरीफ रखिए। सुभाष जी, आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत स्पष्ट और बड़ा सीधा है। तो इस व्यक्तित्व से आपको परेशानी होती है या सहायता मिलती है? चलो, धन्यवाद, आपने व्यक्तित्व को सीधा और सरल बताया। थैंक यू अनुष्का। और रही बात सुविधा और परेशानी की, तो परेशानी होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि जितना व्यक्तित्व सीधा और सरल होगा, मैं नहीं कोई भी हो, उतना ही हर किसी के जीवन के लिए जो है उतनी ही कठिनाइयाँ कम होंगी, उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए सीधा है, सच्चा है, सरल है, तो हर तरह से आनंद है, कोई परेशानी नहीं किसी भी तरह। नहीं, कई बार ऐसा होता है सुभाष जी की सीधे और सरल व्यक्तित्व को बेवकूफ बनाने के लिए लोग जो है वो बहुत आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा भी होता है, सभी के जीवन में होता है। कुछ घटनाएं मेरे जीवन में भी हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे कोशिश की गई है, ये सच, आपने बिल्कुल सत्य कहा है, कोशिश की गई है, लेकिन जिसने भी कोशिश की वो कामयाब नहीं हुआ। एक आध कोई ऐसी घटना अगर आप घटना तो बहुत पुरानी है। जी। जब मेरी अपनी एजुकेशन MBA करने के बाद 92 की बात है, 1992, उस समय मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ईंट भट्टे का। क्योंकि जब मैं यहाँ से एजुकेशन के लिए अपना BBA करने के लिए हिसार गया था, हिसार यूनिवर्सिटी में यहाँ नहीं हुआ करता था, वेस्टर्न यूपी में उस समय कोई इंस्टीट्यूट नहीं था मैनेजमेंट का। फिर MBA किया, तो उसके बाद जॉब ना करके मैंने सोचा कि बिजनेस करना है। तो बिजनेस में पहली बार मैंने ईंट भट्टे का जो है बिजनेस स्टार्ट किया था अपने गांव में ही, नकुड़ के पास ही। तो उस समय कई लोग, क्योंकि एक तो मेरी एज उस समय बहुत कम थी, लगभग 23 ईयर्स, 24 ईयर ओल्ड। तो उस समय जो पहले से ईंट भट्टा व्यवसाय में मेरे आस पड़ोस में लोग लगे हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत मिसगाइड किया बिल्कुल, या तो बचपना समझ के, एक बच्चा समझ के किया है। जितनी जानकारियां मैं उनसे जानकारी चाहता था अपने कि कैसे कोयला कहाँ से मंगाना है, लेबर कैसे करनी है, तो ये सच है कि उन लोगों ने उससे मुझे चीट किया है। अच्छा, आपके पिताजी एक बहुत वरिष्ठ समाज सेवक रहे हैं और सालों से उनका नाम उत्तर प्रदेश में बसता है जी। तो वो बड़ा नाम आपके पीछे होना जिम्मेदारी था आपका, या कहीं ना कहीं एक दायित्व लगता था आपको कि भाई इतना बड़ा नाम मेरे कंधों पर है तो मुझे उसको वहन कर कर आगे जाना है? बहुत सीधी सी बात है, अगर पिताजी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हमारे क्षेत्र में आप बात करें, किसी भी लेहमैन से पूछें पिताजी के बारे में, कोई उंगली उनके ऊपर आज तक कोई उठाने वाला नहीं है। उनका जीवन इतना साफ सुथरा रहा है, सार्वजनिक जीवन, कि कभी कोई उंगली नहीं उठी। तो उसको आगे बढ़ाना, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चलना, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना, वास्तव में जिम्मेदारी तो है कि जो हमारे बुजुर्गों ने एक पहचान बनाई है जी। उसमें बढ़ोतरी तो हो अच्छे के रूप में, कहीं किसी किस्म का दाग ना लगे परिवार के ऊपर। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी तो है जी। क्योंकि ये कहा जाता है कि बड़े बरगद के नीचे दूसरे पेड़ का जो फलना फूलना है बड़ा मुश्किल होता है, उसी ऊंचाइयों को प्राप्त करना। तो मेहनत कहीं ज्यादा करनी पड़ी होगी आपको उस लेवल को प्राप्त करने के लिए। कोई वास्तव में जो है मुझे गुरेज नहीं है कहने में कि मेहनत में मैंने कभी कोई कमी नहीं की, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके जो आज मुकाम है, जिस स्थिति में आज हूँ, वास्तव में मेहनत में तो कोई, मैं इसमें कोई बड़बोलापन भी नहीं है कि मेहनत आज भी पूरी करता हूँ। आज भी अपना लगभग 16-17 घंटे जो है काम को देता हूँ, तो उसी का नतीजा है कि आज जो है संतुष्ट हूँ, हर तरह से बहुत अच्छे मुकाम पर है। आप किसान परिवार से हैं? हाँ, किसान परिवार। खेती आपका पैतृक पैतृक व्यवसाय है, ना केवल व्यवसाय है बल्कि जुड़ाव है, उसको केवल व्यवसाय ना कह करके हम जुड़ाव कह सकते हैं आपका उससे।
तो हल से लेकर के और आज ऑडी के मालिक हैं आप। और ऑडी रखना आज की तारीख में अच्छा एक सपना होता है हर किसी इंसान का। तो हल चलाने से लेकर ऑडी चलाने तक का जो सफर है, इसको आप कैसे देखते हैं? वैसे तो सबसे पहले मैं प्रभु जी को धन्यवाद दूंगा कि आज इस तरह क्वेश्चन मेरे से किया जा रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूं कि एक हल से ओडी तक की स्थिति में पहुंचा हूं। लेकिन इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर कुछ भी अपना एक टारगेट आदमी ने सेट किया है, कोई गोल बनाया है और उसके अनुरूप मेहनत की जाए तो हल से ओडी तक का सफ़र बहुत आसान है। मेहनत मैंने की है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी कार्य किया है, चाहे ईंट भट्टे का किया है, चाहे बाद में कॉलेज स्कूल लाइन में आए हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और ये सच है कि आज भी मैं लगभग 16 घंटे कार्य करता हूँ और मेहनत की है। उस समय सपना मेरा नहीं था ओडी का। जब अपनी बिजनेस लाइन में मैं आया हूँ उस समय अपना होता था कोई कार होनी चाहिए, केवल इतना था। तो लेकिन धीरे धीरे जो है अपना मेहनत की है, भगवान जी की कृपा हुई है और बस ये आज सपना साकार है। अच्छा, ईंट भट्टे के व्यवसाय में भी अच्छी खासी कमाई थी, तो फिर ये शिक्षण संस्थान की तरफ क्यों मुड़ गया? एक तो बहुत ही बिल्कुल बेसिक रीज़न जो मैं कहूँ, एक तो है कि ईंट भट्टे का जो व्यवसाय है इसमें इलिटरेट लेबर वर्कर्स जो हैं अनएजुकेटेड हैं और अनएजुकेटेड होने की वजह से जो है, क्योंकि मेरा जो एटमॉस्फेयर रहा है एजुकेशन लाइन में कि बीबीए करना और एमबीए करना प्रोफेशनल कोर्स, और उस दौर में जब जो है एक सपना हुआ करता था कि मैं पहले बताया शायद कि वेस्टर्न यूपी में कोई कॉलेज नहीं हुआ करता था उस समय इन कोर्सेज के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जो मेरी एजुकेशन है वो शायद प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका ईंट भट्टा उद्योग में नहीं हो पा रहा है। और यही सोच करके जो है फिर दिमाग में था, बहुत सारे व्यवसाय दिमाग में आए हैं कि ये किया जाए वो किया जाए। लेकिन मेरी ससुराल है, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरठ में है। अच्छा। मेरठ के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ पर ससुराल है। और जो मेरी धर्मपत्नी हैं उनकी बुआ जी के कॉलेजेज हैं वहाँ पर, पहले से चल रहे हैं, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट मेरठ के अंदर हैं। तो शादी के बाद जाने का मौका मिला है वहाँ पर भी, तो वहाँ से देख के प्रेरणा मिली। अच्छा, मतलब तब तक आपका इंस्टीट्यूट का कोई इरादा नहीं था? शादी तक नहीं, शादी तक बिल्कुल इरादा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। शादी के बाद गया हूँ वहाँ यानी पर, धर्मपत्नी से के भाग्य से ये ज्ञान मिला आपको? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पर गया तब सोचा कि जब यहाँ ये लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और हमारे नकुड़ क्षेत्र में उस समय कोई डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करता था, ये 2003 की बात है। तो जब यहाँ मेरठ में इतने सारे कॉलेज चलते हैं तो हमारे क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज है नहीं, वहाँ से प्रेरणा मिली और ये कॉलेज बनाया गया। दूसरा ये भी भावना थी कि जो एक समाज सेवा भी हो जाएगी स्कूल कॉलेज के माध्यम से, बच्चों को शिक्षित करने का एक बहुत बड़ा जो एक सेवा मैं मानता हूँ। और मैं क्या मानता हूँ, शायद आप भी मानते हैं। जी जी। तो ये भी एक वजह रही है। दरवाई तो है कॉलेज बनाने से पहले 6 भट्टे हमारे हुआ करते थे नकुड़ और गंगो सरसावा क्षेत्र में। 6 ईंट भट्टों से जो है अगर कमाई के हिसाब से देखें तो कोई कम नहीं थी, बिल्कुल बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा था। लेकिन जो एक सेवा का जो जज्बा था कि समाज सेवा भी की जाए, वो एक टीस थी कि बालिकाओं की शिक्षा हमारे क्षेत्र में उस समय बहुत बहुत बुरी स्थिति थी, क्योंकि लड़के तो फिर भी इंटर के बाद सहारनपुर आ जाया करते थे, लेकिन जो हमारे क्षेत्र की बहनें बेटियां जो थी उनके लिए असंभव था सहारनपुर आना। इस तरह के आवागमन के साधन नहीं है, माहौल नहीं है। तो उस चीज़ को देखते हुए फिर इसमें शिक्षा के क्षेत्र में आने का निर्णय लिया गया। तो कभी जो आपकी धर्मपत्नी है उन्होंने कभी ये नहीं कहा आपसे कि अजय आपने तो हमारे मायके की नकल कर ली? नहीं, ऐसा नहीं। मेरी जो धर्मपत्नी है बहुत साधारण है। अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप जैसी ही हैं। मेरे से अच्छी हैं। अच्छा, आपसे भी अच्छी है। जी, तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, उन्होंने मतलब वो प्रसन्न हुई कि भाई आपने प्रसन्न है। इंस्पिरेशन ली है। जी, जी, जी। और इंस्पिरेशन तो कहीं से भी ली जा सकती है। अच्छा, आपने जो एमबीए किया कौन से साल में किया था आपने एमबीए? मैंने एमबीए किया था 93 में। 93 में। और मेरे ख्याल से 93 का जो समय था उस समय तक एमबीए कोई कॉमन कोर्स नहीं हुआ करता था शायद, इतना मैंने बताया है कि वेस्टर्न यूपी में कोई कॉलेज ही नहीं हुआ कॉलेज करता नहीं था हुआ उस समय। करता था। हिसार यूनिवर्सिटी में केवल 30 सीट्स हुआ करती थी।
और यहीं पर मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि अक्सर होता क्या है कि जब हायर एजुकेशन हम प्राप्त कर लेते हैं और रेयर एजुकेशन हो, जो उस टाइम पर तो रेयर हुआ करती थी, और भगवान की कृपा से पैसे की भी कोई कमी आपके पास नहीं थी, तो ऐसे में एक दिमाग में ख्याल आता है कि चले विदेश चला जाए, क्योंकि इस देश में शायद हमारा यूटिलाइजेशन उतना है नहीं। तो कभी मन में ख्याल आया कि चले विदेश चले? आज भी नहीं है, उस समय नहीं आया, आज भी नहीं है। क्योंकि देखते हैं हम जो टैलेंट है, बल्कि जो कहा जाए जो क्या इसको पर्टिकुलर वर्ड में कहूँ, हिंदी में अगर बोलें तो उसको जो एक मेधा जो है ना, जो हमारा एक अच्छे पढ़े लिखा जो वर्ग है वो विदेशों की तरफ बहुत ज़्यादा मुंह कर रहा है। बिल्कुल। तो मेरी सोच ऐसी नहीं है कभी भी, बल्कि हम अपने समाज की तारीख में अगर बात करें, हमारे जो नकुड़ में कॉलेज है लगभग 3000 स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते हैं, लगभग 16-17 कोर्सेज चल रहे हैं। तो जब भी कभी एक अवसर मिलता है बच्चों से रूबरू होने का, उस समय भी यही करता है कि जो देश प्रेम के बारे में बात उन बच्चों से, कि जो देश की माटी से, देश के प्रेम से अगर जितना ज़्यादा हमारा जुड़ाव रहेगा, क्योंकि रोजी रोटी की कमी यहाँ पर भी नहीं है, तो ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि विदेश की तरफ जाना है, ना उस समय ना आज है, बिल्कुल भी। भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से सक्षम है, लेकिन कभी कोई दिमाग में इस तरह का विचार नहीं है। कभी घूमने भी नहीं जाते? नहीं गया। अच्छा, नहीं गया। हिंदुस्तान ही बहुत है। कभी सोच के बनवाया था पासपोर्ट अब से 10 साल पहले के जाएंगे, लेकिन एक तो व्यस्तता कार्य में इतनी अपना यहीं पर जी, और मन भी नहीं करता। सच्चाई कि घूमने के लिए यहाँ अपने भारतवर्ष में भी इतनी जगह हैं, पूरा जिंदगी अगर आदमी लगाए तो भी ना घूम पाए। 10 साल में तो एक्सपायर भी हो गया होगा पासपोर्ट आपका? हाँ, रिन्यू होना है शायद। आज जिक्र चला है तो शायद रिन्यू होना है, देखना होगा। अच्छा, एक बात है सुभाष जी कि कृषि क्षेत्र को इज्जत शब्दों में बहुत मिलती है, हर जगह आप देख रहे होंगे, और आजकल भी अन्नदाता 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 कहते हैं हम, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली किसान जो है वो किसान ही रहता है, बेचारा किसान ही रहता है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार था कि नहीं, मुझे लोग चेयरमैन के नाम से जाने, मैनेजमेंट के नाम से जाने कि हाँ भाई ये मैनेजमेंट है, तो कहीं इसलिए तो नहीं आप शिक्षण संस्थान की तरफ गए? कभी ऐसा विचार ना था और ना है। मैं आज भी अपने आप को किसान कहलवाना ज़्यादा पसंद करूँगा। अच्छा, ये सत्य है कि आज जो हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है, या तो जवान से है या किसान से है। वाह। इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। तो किसान में ऐसा कुछ नहीं है, किसान कहलवाने का मुझे कुछ ये था कि किसान के बाद चेयरमैन कहलवाना पसंद करूँगा या मैनेजमेंट पर्सन बनना, नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्नदाता जैसा आपने बताया है, वास्तव में बहुत बड़े मायने हैं अन्नदाता के। तो मुझे गौरव है कि मैं गौरव महसूस करता हूँ अपने आप पे कि मैं अन्नदाता हूँ। अन्नदाता जैसा आपने कहा, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि वास्तव में बहुत बड़ा शब्द है। आज अन्नदाता को लेकर एक माहौल बना हुआ है, और उसमें गलती किसी की भी हो सकती है, क्योंकि हम कोई भगवान तो है नहीं जो हर 100% सही हो, सब इंसान ही है। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर? वैसे मुद्दा ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरे स्टेटमेंट को कोई राजनीतिक रूप रंग देने लग जाएं, लेकिन मेरे जो अपने व्यक्तिगत राय है, मैं वो जरूर बोलना चाहूँगा कि इसमें जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, सबसे पहले देश को आज़ाद हुए लगभग 70 वर्ष होने जा रहे हैं, तो वास्तव में किसान के लिए अब से पहले कुछ किया नहीं गया। तो जो बड़ा बेटा है मिस्टर मयंक चौधरी, उसको मैंने अपने साथ लगाया। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया था, लॉ किया है। तो वो नहीं आना चाह रहा था, बल्कि यहाँ पर उसकी इच्छा थी कि कहीं अपना किसी कारपोरेट सेक्टर में जाऊँ, लेकिन अपनी खुद की हेल्प के लिए कहो, अपनी सहूलियत के लिए कहो, और कि समाज से जुड़ाव रहेगा, यहाँ पर रहेगा क्षेत्र में, तो उसको अपने साथ लगाया है। और इस समय मेरे पास 3 कैंपस हैं, हरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉ, रामदूत कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड फार्मेसी, नालंदा वर्ल्ड स्कूल एंड हरी फार्मेसी। तो जो 2 कैंपस मेरे नकुड़ में है, उन दोनों की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी मैंने मयंक को दे दी है। और मैं अपना एक नया कैंपस जो मलीपुर रोड, सहारनपुर में एक जगह पड़ती है मलीपुर रोड के नाम से, वहाँ पे एक नया कैंपस मैंने अपना बनाया है, उसको मैं देखता हूँ। यानी आप इस सोच के साथ चलते हैं कि इफ ओल्ड इज गोल्ड देन न्यू इज डायमंड, यानी अगर पुराना सोना है तो नया हीरा है, और उस चमक का भी हमें फायदा उठाना चाहिए।
हर जगह ऐसा देखने में नहीं मिल रहा वैसे। अच्छा। अभी ऐसा भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव मैं जी। बताना चाहूँगा कि अच्छे अच्छे परिवारों में नए बच्चे जो है, युवा पीढ़ी भ्रमित भी हो रही है। ठीक। ओल्ड इज गोल्ड तो है, लेकिन अच्छा, न्यू ओल्ड कोई इज भ्रमित नहीं है। उसमें भ्रमित नहीं है, लेकिन न्यू इज डायमंड जी। ऐसा हर जगह नहीं है। अच्छा, हर जगह नहीं है लेकिन ऐसा। मेरा सौभाग्य है जी। कि मेरा बेटा, जब से मैंने उसको जो है जिम्मेदारी दी थी, जिस स्थिति में मैंने उसको छोड़ा था इंस्टीट्यूट को, उससे और आगे लेके गया हुआ है। बहुत बढ़िया। और हर वर्ष जो है स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं, कोर्सेज भी बढ़ रहे हैं। कॉलेज का नाम एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, उसमें हमारे कॉलेज के जो है 3rd पोजीशन है। तो मुझे बड़ा संतुष्टि होती है कि बेटे को जिस लायक समझा था, कहीं उससे ज़्यादा लायक बेटा निकला है। और जिस स्थिति में मैंने उसको काम को छोड़ा था, उसको दिया था, हैंड ओवर किया था, उससे आगे लेके गया हुआ है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि बेटे ने जो एक माँ बाप का सपना ही होता है कि जी, उसकी जो औलाद है वो अपने से आगे औलाद अगर निकलती है, तो मेरे ख्याल से माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि मेरा बेटा मेरे से आगे निकल रहा है। चलिए, नाउ इट्स हाई टाइम टू इंट्रोड्यूस द यंग टर्क एंड द मैन विद द मिशन, मयंक चौधरी। स्वागत है मयंक, छोटे शहर बड़े ख्वाब में। बैठिए। यस मयंक, चौधरी हरिपाल सिंह जी और सुभाष चौधरी, ये 2 बड़े नाम हैं जो आपके कंधे पर रखे हुए हैं, और अब आप इन दोनों नामों के साथ एक इंस्टीट्यूट को संभाल रहे हैं जहां तकरीबन 3,500 बच्चा पढ़ रहा है। तो ये आसान है या मुश्किल है? सर, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये मुझे आसान लगता है। अच्छा। आसान इसलिए लगता है, मुझे लगता है कि भाई बाबा जी वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं पूरे क्षेत्र में, और फादर साहब भी कोई मतलब हर कोई वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, सभी जानते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छी गाइडेंस इन दोनों लोगों की तरफ से मिलती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, साथ में बैठना होता है, डिस्कशंस होते हैं, तो मैं तो उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना पसंद करूँगा। अच्छा, अभी सुभाष जी ने बताया कि जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी जी तो उसके बाद आपकी इच्छा थी कि कहीं कॉरपोरेट में जाएं और वहां पर काम करें, जी सर। और अब आप अपने पैतृक स्थल नकुड़ में काम कर रहे हैं। तो क्या मन में कहीं अभी ये खलिश महसूस होती है कि नहीं यार, कॉरपोरेट में जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, या नहीं होता ऐसा? सर, 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उस वक्त माइंड में था, इच्छा थी बाहर से एमबीए करूं, बल्कि फ़ॉरेन का एक बार माइंड में आता था कि कहीं बाहर से ही किया जाए। फादर साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ अपने क्षेत्र में अपने लोगों के बीच रहें, और ये जो आपका जो पूरा काम सेटअप है इस चीज़ को संभालें। उस वक्त एक बार को लगा था कि शायद जा सकता था, अभी टाइम था, इस चीज़ को भी देखने में, टेक ओवर करने में भी समय है। लेकिन आज महसूस करता हूँ कि वो फादर साहब का डिसीजन बहुत सही था, और इनकी मान के अच्छा ही किया है। आज वो कहीं वो मिस तो नहीं करते कि अगर फॉरेन चले जाते, लंदन चले जाते, तो वहाँ पर जो है भाई स्मार्ट लड़कियाँ भी होती साथ में, आसानी रहती, घर से दूर भी होते, तो ऐसा तो नहीं होता कहीं मन में? मुझे सर यहाँ ज़्यादा बेटर लगता है। यहाँ ज़्यादा बेटर मुझे यहाँ लगता ज़्यादा है। ऐसा तो नहीं पापा सामने बैठे हैं इसलिए नहीं, कह रहे हो ये नहीं। वाली बात? बाबा जी, फादर साहब, सब लोग साथ में रहते हैं, इनकी प्रॉपर गाइडेंस मिलते हैं, मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ ज़्यादा अच्छा जी। लगता है। अच्छा, आज एक जब आप एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एक लॉ इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, और एक पोजीशन पर आप बैठे हुए हैं, जी सर। एंड माशाल्लाह खूबसूरत आप हैं ही, तो प्रपोजल्स तो खूब सारे आते होंगे। सर, ये तो फादर साहब के सामने थोड़ा अलग हो जाएगा क्वेश्चन। नहीं, इसका मतलब आते तो हैं, तभी इसका मतलब आप, क्योंकि नहीं आते होते तो आप कह देते कि नहीं जी नहीं आते। तो सर, ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से सभी की लाइफ का पार्ट है जी। मेन चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है ना। जैसे भाई यहाँ पे आए तो ऑब्वियसली अब सोशल मीडिया है सर, सब लोग एक्टिव रहते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, चीज़ें अब मतलब नेचुरली है, लेकिन उन चीज़ों को संभालना सर, एक जो लेगेसी बाबा जी की और फादर साहब ने जो मेंटेन की है, तो मैं नहीं समझता कि मुझे मतलब उन चीज़ों से दूर ही रहा हूँ, और कोशिश की है कि उनके मतलब मेरे आचरण की वजह से कहीं इस परिवार के नाम पे कोई किस तरह का दाग न दाग ना लगे।
अच्छा, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आजकल कोई लड़की आपके पास आई हो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, उसने आपको मैसेज किए हो, दोस्ती बढ़ाई हो और उसके बाद ये कह दिया हो कि मेरी फीस माफ करा दो? नहीं सर, ऐसा इंस्टेंस कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कभी? क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है, लोग अगर फॉल्स चलते हैं तो है कि चलो भी इस तरह से चल के भाई युवा है, हो सकता है भाई सुभाष जी तो इस बात को ना माने, हो सकता है मैं मान जाए इस बात को, फीस माफ हो जाए हमारी। नहीं नहीं सर, इस तरह का कोई इंस्टेंस कभी नहीं। इस तरह का कभी इंस्टेंस नहीं हुआ। चलिए, अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। मयंक, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? सर मेरी स्कूलिंग आशा मॉडर्न स्कूल से हुई है। सहारनपुर में एक आशा मॉडर्न स्कूल है, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। कभी पिटाई हुई आपके स्कूल में? जी सर, हुई? जी। क्या वाकया था वो, फादर साहब के सामने शेयर करना चाहेंगे? सर ऐसा हुआ था, 2010 में मेरा हाई स्कूल हुआ था सर, 2010 में। तो हाई स्कूल होने के बाद मेरा एडमिशन पानीपत में डीपीएस स्कूल में करा दिया गया था 11th क्लास के लिए। और वहाँ का कुछ एनवायरनमेंट इस तरह का रहा, मेरे जिस वातावरण में जैसे मैं रहा हूँ, जैसे मेरी परवरिश हुई है, मुझे उसके अनुकूल नहीं लगा। मतलब हॉस्टल में था, आप भी बेहतर समझते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं किया मैंने। मैं लगभग 26-27 दिन वहाँ रहा और मैं मिड सेशन में वहाँ से वापस आ गया था सितंबर में। वापस उसी स्कूल में अप्रोच किया गया, आशा मॉडर्न स्कूल में, जहाँ से मैंने 10th को लेफ्ट किया था। वापस आया, 11th में मैंने यहाँ पे खुद को एनरोल कराया। तो उस बात कुछ नहीं थी सर, बहुत छोटी सी बात थी। आई कार्ड्स जैसे चेक होते हैं सभी के, अब चूंकि मेरा एडमिशन ही लेट हुआ था तो मेरे पास वो नहीं था। तो हमारे एक चीफ प्रोक्टर सर हुआ करते थे, मनिंदर सर, उन्होंने मुझसे पूछा भाई तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है? तो मैंने कहा सर मेरा लेट एडमिशन हुआ है। तो वो थोड़ा उस चीज़ को गलत समझ गए कि भाई ये तो सिफारिश के थ्रू इन तो इतने मिड सेशन में आए हैं। तो तब उन्होंने मुझे बहुत ज़ोरदार थप्पड़ जड़ा था। बहुत ज़ोरदार। वैसे कोई इनडिसिप्लिनरी एक्शन कोई मेरी तरफ से, कभी लड़ाई झगड़ों में कभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, कभी कोई मेरी उस तरह की शिकायत गई हो कि भाई किसी को कुछ कह दिया या इस तरह का कोई मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ। तो उस थप्पड़ की गूंज आपको आज तक सुनाई देती है? हकीकत में आज तक सुनाई बहुत देती ज़्यादा है? तेज था। अच्छा, जैसे आप चौधरी भी हैं, तो कभी आपने उन सर को ये तो नहीं कह दिया कि इस गूंज की गूंज अब आपको मैं सुनाऊंगा? नहीं सर, नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। नहीं, ऐसा ऐसी सोच कभी नहीं है सर। यानी आप भी अपने पापा की तरह ही बिल्कुल जैसा उनका नेचर है वैसा ही आपका भी है? कोशिश करता हूँ सर। मैं बताना चाहूँगा सर आपको, मैं अपने फादर साहब को बहुत ज़्यादा आइडलाइज करता हूँ। द वे ही सिट्स, द वे ही टॉक्स, में मतलब ज़्यादातर जगह मतलब एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश करता हूँ, किस तरह बैठते हैं, किस तरह चलते हैं, कैसे पब्लिक डीलिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आचरण में अगर थोड़ी बहुत है तो बिल्कुल, मतलब आइडल ढूंढने की बाहर जरूरत है ही नहीं आपको। हाँ सर, आप मैं यही कहना। कई बार मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन होता है कॉलेज में, मैं उनको भी यही बोलता हूँ कि भाई कई बार हम मोटिवेशन के लिए, इंस्पायर होने के लिए बहुत सक्सेसफुल सीईओज की बुक्स पढ़ते हैं या कुछ इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ, भगवान की कृपा है कि मैं डेली लाइफ देखता हूँ, मुझे यहीं से मोटिवेशन मिलता है। Mike, this is very important thing which you are saying. Not because your father is that much successful कि वो इतने सफल हैं इसलिए ये वाली बात है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है बहुत से फादर्स इतने सक्सेसफुल ना हो, वो फिर भी आइडियल्स हो सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर उनको वो इमिटेट करना चाहें, उनको वो आइडियलाइज करना चाहें। लेकिन होता ये है कि हम लोग जो है वही कि वो घर का जोगी जोगना और आड़ गांव का सिद्ध, वो वाली बात को हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो इट्स वेरी गुड कि आप फादर को ही आइडियलाइज करते हैं। अच्छा, आपने कभी हाथ की सफाई करी है मैं इनके ऊपर, या उसने ऐसा मौका ही नहीं दिया? छोटे होते बचपन में जी ऐसा होता था। अभी बल्कि आप मयंक से क्वेश्चन कर रहे थे जी कि कभी पिटाई हुई, इसने तो शायद एक ही वाक़ा बताया है कि एक बार हुआ है। हमारे टाइम में हमारे जो टीचर्स होते थे, मास्टर जी बोला करते थे उस समय, गांव के प्राइमरी की एजुकेशन मेरी रही है अपनी, गांव में एक प्राइमरी जूनियर स्कूल हुआ करता था। तो उस समय बहुत टीचर्स जो होते थे बहुत ज्यादा पिटाई किया करते थे जी। वो तो डेली का एक बैड एंड बटर हुआ करता था। हुआ अगर करता था उस समय पर तो आप हाँ। जो आपका समय एजुकेशन का रहा होगा, जी, उस समय जी, पिटाई जी। ना हो जिस दिन तो बड़ा खाली खाली सा लगता था, संभव नहीं था कि भी आज पिटाई नहीं हुई तो आज बड़ा अजीब सा दिन है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी तो बहुत हुई है जी। और ऐसा नहीं है कि फिर जो है बचपन में इनको इस तरह का जो है फेस नहीं करना पड़ा। एक दो बार ऐसी हुई हैं बातें बचपन में जब छोटे हुआ करते थे कि जैसे मैंने कहा है बाई चांस वो ऐसा नहीं कर पाए तो
जहाँ तक मेरे याद है 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मुझे जो है, जैसे आपने हाथ साफ करना बताया, तो हाथ साफ करने की स्थिति आई है। अच्छा आई है। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ मन में आपके, जैसे कि आपके टीचर्स ने बहुत बढ़िया वाली ठुकाई करी थी और अच्छे हाथ आप पे साफ करे थे, होता था। तो आपने जा करके कभी इनके टीचर को कहा हो कि भाई लगा दिया करो? नहीं, आशा मॉडर्न का भी इसने जिक्र किया था। जी मैंने बोला था आशा मॉडर्न में टीचर्स को, जब पीटीएम में जाया करता था तो उस समय लगभग हर टीचर को बोलता था कि जहाँ भी गलती लगे बच्चे की, बिल्कुल ये नहीं कि जी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस इस तरह की हैं आज के टाइम में, बच्चे को जो है थोड़ा सा कोई इंस्ट्रक्शन टाइटली नहीं दे सकते, जी, जी। बच्चे को मार नहीं सकते, अब तो सजा हो जाती है जी। सजा हो जाती है। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को जो है, कभी मैं इस चीज़ के विरोध में हूँ। मेरा मानना है कि बगैर डर और भय के बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। मैं आज भी इसी चीज़ को मानता हूँ कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस चीज़ पर जो है पुनर्विचार करना चाहिए। जब से इस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट ने लागू की है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पिछड़ा है, क्वालिटी नहीं है एजुकेशन में। क्योंकि जब तक बच्चे को डर ना हो अपने टीचर का, बच्चा काम नहीं करता, बिल्कुल होमवर्क नहीं करेगा, जो टीचर ने दिया है काम उसको लर्न नहीं करेगा। तो नहीं, बिल्कुल सही बात है आप, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हर पढ़ा लिखा माँ बाप अपने बच्चों को घर में ही पढ़ा सकता था, ये भी है, लेकिन वो नहीं हो पाता कभी भी। बिल्कुल सच कहा। इसीलिए वो वहाँ जरूरत पड़ती है जरूरत जाने की, पड़ती और वो है, स्ट्रिक्टनेस की वहाँ पर जरूरत पड़ती भी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इस तरह की है, लेकिन मैं इसके जो है समर्थन में नहीं हूँ, ये गलत है। तो मैं इस बात को याद रख लीजिएगा कि वो जो आपके सर ने आपको थप्पड़ मारा था वो कहीं ना कहीं सुभाष जी द्वारा इनिशिएटेड था। अच्छा, अभी आपने अपने टीचर्स की बात बताई, जैसे तो जिन टीचर्स ने आपको पढ़ाया, अब वो या उनके बच्चे आपके पास आते होंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए, सिफारिश करने के लिए या फीस माफ़ी करने के लिए, तो आते हैं इस तरह के? आते हैं, कई सारे केस हैं अपने नकुड़ क्षेत्र में जहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई है। तो उस समय जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे, उनके कईयों के बच्चे हैं जो उस समय एजुकेशन ले रहे हैं हमारे नकुड़ हरी इंस्टीट्यूट में जी। तो। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं हुआ कि फीस माफ़ी का किसी ने जो है कोई इस तरह की रिक्वेस्ट की हो। लेकिन आज भी मैं कहना चाहूँगा कि जब भी एक हमारे कक्षा 7 में जब हम पढ़ा करते थे अपने गांव में, एक हुकम सिंह हमारे टीचर हुआ करते थे, इंग्लिश के टीचर। तो उनके बेटे और उनकी बेटी ने ग्रेजुएशन हमारे वहीं से किया है, बीएड किया है। तो लेकिन फीस वाली जो बात आपने बताई है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता था और बल्कि मेरे गुरुजी को बहुत अच्छा लगा। जितनी बार भी वो कॉलेज में आते थे एडमिशन कराने के लिए या किसी और काम के लिए, मैंने चरण स्पर्श किए उनके। तो मैं बताना चाहूँगा कि वास्तव में जब पहली बार ऐसा हुआ तो उनकी आंखों में आंसू थे, हुकम सिंह जी की हैं, आज भी हैं, सहारनपुर में रहते हैं गुरुजी। गुरुजी के नाम से बोलता हूँ मैं दोनों को, आज भी जब भी कहीं मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से उनको अच्छा लगा हो कि हमारा एक शिष्य जो आज इस स्थिति में है कि उसको ऐसी शिक्षा दी गई है कि उसके पास आज वो अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल, अपने आप को वास्तव में प्राउड फील होता है कि भगवान ने आज इस लायक बनाया है। अच्छा, आपका जो फेवरेट खेल है वो कुश्ती है जी। तो क्या शायद इसीलिए आप अपने इस जो आपका एक क्षेत्र है शिक्षण संस्थानों का, उसमें आप सबको धूल चटा रहे हैं, आसपास के जितने भी और नहीं सब चाटते जा रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि किसान परिवार से संबंध रखता हूँ जी। खेती किसानी से मेरा अपना बचपन से जो है जुड़ाव रहा है। गाँव का पारंपरिक खेल हुआ करता था कुश्ती और कबड्डी जी। तो उसी धारणा के चलते जो है आज भी जो है मैं कुश्ती को बहुत पसंद करता हूँ। दांव लगा लेते हैं आजकल भी? दांव अब तो नहीं, हाँ बचपन में होता है। अच्छी तरह याद है कि बचपन में आसपास जो है दंगल हुआ करते थे। आपने देखा कभी पापा को कुश्ती करते हुए? नहीं सर, नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा। इच्छा है कहीं ना कहीं? उस समय होता था बचपन में, क्योंकि मनोरंजन के साधन उस समय हुआ करते थे। कोई टीवी नहीं था जी। कोई सिनेमाज नहीं थे, कोई पबजी नहीं थे उस समय नहीं थे। तो गांव मनोरंजन ही यही बस कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, इन्हीं से लोग जो है अपना मनोरंजन किया करते थे। आप करते हैं कुश्ती? और समस्त रहा करते थे। मैंने कभी कुश्ती नहीं नहीं नहीं। पबजी करते होंगे? पबजी किया एक टाइम किया। हाँ, जब ज्यादा ट्रेंड में था किया। वो वाली कुश्ती तक सीमित है आप? हाँ। वो वाली लड़ाई तक? यही एक जो युवा जो डिफरेंस है वो यही सामने आता है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव वे में सामने हो
तो अच्छा ही है। जहां हम वो डायमंड वाली जो बात करते हैं, अगर वो जी। पॉजिटिव है तो वो डायमंड है। अच्छा मयंक, पापा को गुस्सा आता है? जी सर, बहुत आता है। बहुत आता है? बहुत आता है। अच्छा। तो उस समय क्या करते हैं आप जब पापा को गुस्सा आता है, तो कैसे टैकल सर करते हैं? अगर फादर साहब को गुस्सा आया है ना, तो बस कोशिश ये की जाए कि सामने से कुछ भी ना बोला जाए। ओके। इतना सा बोलेंगे वो गुस्से का लेवल और ज़्यादा ही हो जाता है। चाहे आप अपनी सफाई दे रहे हो या कुछ भी कह रहे हो, तो कोशिश ये की जाए कि बस शांत रहो। शांत रहो। शांत रहो। अगर टैकल करना है तो बस शांत रहो। मुझसे गलती हुई है, हो जाती है कई बार, मैं कुछ गलत बोल गया, फादर साहब ने गुस्सा किया, मैंने फिर थोड़ा सा बोल दिया, तो वो फिर ज़्यादा हाई लेवल हो जाता है गुस्से का। तो टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शांत रहें। कितनी देर तक चलता है गुस्सा? सर वो रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर नहीं, अगर रिस्पॉन्स ना दिया जाए नहीं, जल्दी शांत हो जाते फिर हैं। जल्दी शांत हो हाँ। जाता मैं है। बता दूं 1-2 मिनट, मैं जी, बता जी, दूंगा जी, 1-2 जी, मिनट, बिल्कुल। ज़्यादा नहीं। अच्छा, 1-2 मिनट। अच्छा, मुझे 1-2 लगा आप कह रहे हैं 1-2 मिनट हाँ, में एक बताता हूँ ज़्यादा अभी। नहीं, 1-2 मिनट। अच्छा, थोड़ा सा ही रहता है हाँ जी, मतलब। हाँ जी। यानी दूध के झाग की तरह है, उबाल आया और अगर उसमें पानी के छींटे पड़ गए हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, बैठ जाता है बिल्कुल। शांत होकर के। आपका मानना है कि गुस्सा आपकी कमजोरी है? हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि चाहे परिवार है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मुखिया है, बगैर गुस्से काम नहीं चलेगा। आज मैं अपना ही एग्जांपल दूं, मेरे पास लगभग 135 जो है टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन डिफरेंट कैंपसेस, स्कूल एंड कॉलेजेस। और ईंट भट्टा मैं इस समय भी चला रहा हूँ। अच्छा, अभी भी चल रहा है? इस समय मेरा एक ईंट भट्टा चल रहा है, लगभग 200 से 250 जो है वहाँ पर वर्कर्स हैं। तो कितना भी हम कोशिश करें कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, करना ही पड़ता है। और मेरा मानना है कि मैं ही नहीं, जो भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी इस तरह की पोस्ट पर है, उसके स्वाभाविक है गुस्से की स्थितियां बनेंगी और करना पड़ेगा, और वो जरूरी भी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर गलती ना रियलाइज की जाए, कराई जाए सामने वाले को, तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। जी। और मेरे यहाँ तो बल्कि 17 साल कॉलेज को हो गए, 2003 में कॉलेज बनाया था, और लगभग 30-40% स्टाफ आज भी उसी समय से कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं है उनके साथ गुस्सा नहीं आया होगा, बहुत बार स्थिति बनती है, गुस्सा किया गया है, लेकिन पता उनको भी है कि भले के लिए किया जा भले रहा के है। लिए किया जाए। बाकी जो है परिवार की तरह है, सब कोई दिक्कत नहीं, तो उनको भी जो है ठीक है, उस समय शांत हो जाते हैं, और लगता है वो महसूस भी करते हैं कहीं ना कहीं गलती रही है। तो मेरा मानना है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है तो गुस्सा तो करना पड़ेगा। मयंक, जी आपके पापा को मनोज कुमार पसंद है लेकिन शाहरुख खान नहीं, ऐसा क्यों? सर, जो मुझे समझ में आता है, एक रीज़न ये हो सकता है, फादर साहब को पुराने गाने ही बहुत पसंद है, विशेषकर अगर राष्ट्रभक्ति के गाने हैं तो और ज़्यादा पसंद है। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये एक कारण हो सकता है सर। अगर मनोज कुमार ज़्यादा पसंद है और शाहरुख खान पसंद नहीं है, जी, तो जी। शायद एक ये कारण मेरे समझ में आता है। अच्छा, तो फिर यानी शाहरुख खान चक दे इंडिया में तो पसंद आए होंगे आपको फिर? मैं मूवी देखता अच्छा, बहुत मूवी कम देखते ही हूँ, बहुत देखता कम बहुत कम है। हूँ। चक दे इंडिया नहीं देखी आपने? नहीं देखी। भाई मैं चक दे इंडिया नहीं जरूर देखी। दिखाना पापा को। हो सकता है शाहरुख खान थोड़ा सा पसंद आ जाए, थोड़ा सा पसंद आ जाए उस वजह से। अभी मैं ने बताया है कि राष्ट्रभक्ति के गीत आपको बहुत पसंद है। हाँ, पसंद है। एक कोई गुनगुना ले जो अच्छा लगता हो। ही इज अ वेरी गुड सिंगर सर। अरे वाह! वेरी गुड सिंगर। इंस्टीट्यूशंस में सर प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं, टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है, या कोई एनुअल फंक्शन है, तो बाकायदा स्टूडेंट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि अच्छा। सर एक सॉन्ग तो प्लीज। तो नहीं, ही इज बस अ वेरी ये- गुड सिंगर। आप हमें भी आज स्टूडेंट मान लें और हमारी रिक्वेस्ट है जी एक गाना हो जाए, और जो मयंक ने कहा है वो हो जाए तो और बहुत बढ़िया जी। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। जी बिल्कुल। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, तारों की भाषा भारत ने, देता न दशमलव भारत तो चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है यहाँ पे कला,
अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो बस आज इतना ही। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मयंक ने जो कहा था वो बिल्कुल सही बात थी। और अब पता चला कि वास्तव में मनोज कुमार जो हैं वो बहुत पसंद है सुभाष जी को। अच्छा, एक बात और है, ये मैं क्वेश्चन आपसे ही पूछ रहा हूँ मयंक, जी सर। कोई हीरोइन पसंद नहीं है सुभाष जी को, ऐसा क्या? सर एक रीजन वही हो सकता है कि मूवीज वास्तव में बहुत कम देखते हैं, या सिर्फ घर की हीरोइन ही पसंद है? नहीं सच है। क्या कि घर की हीरोइन ही पसंद है? घर की रोहिणी, घर की हीरोइन, घर की हीरोइन, हाँ मैं की मम्मी की हाँ, बात वही करना मैं चाहूंगा। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। निसंकोच। जी जी अच्छा, बस वही, आपको और किसी हीरोइन से कोई वास्तव मतलब में नहीं? बहुत एक पहले भी थोड़ी देर पहले हमारा डिस्कशन में भी एक बार मैं बता चुका हूँ, जी। एक वो बहुत सीधी सादी गृहिणी है, हालांकि MA B.Ed हैं, अच्छा, MA हिंदी MA पॉलिटिकल उन्होंने किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, लेकिन बहुत सीधी सच्ची सरल, और बल्कि मैं तो ये भी मानता हूँ, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरी शादी के बाद जो है, वैसे तो मेहनत भी है, मेहनत मैं करता हूँ, आज भी बता के 16-17 घंटे करता हूँ, लेकिन जब से वो मेरे घर में आई थी, हमारे घर में आई थी, जी उस समय से कुछ भगवान की कृपा इस तरह की रही है कि वो कहते हैं ना कि दिन दूनी और रात चौगुनी, बहुत भाग्यवान स्त्री। उनके कदम वास्तव, जो कहा जाता है कि वो वास्तव। बड़े भाग्यवान कदम जी थे जी जी उनके। जी अच्छा, एक प्रश्न जो मैंने मयंक से पूछा था वो आपसे भी पूछ सकता हूँ जी। कि आप भी शुरू से माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हमेशा से रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त रही है। ऐसा मानते हैं, धन्यवाद आप। जी जी नहीं तो आपके पास भी प्रपोजल आए थे क्या? वैसे तो उसने तो बड़ी खूबसूरती से कि फादर साहब हैं और मैं टाल दिया उसने। नहीं, टालने वाली बात मैं नहीं कहूँगा, जी ये प्रैक्टिकल लाइफ में सब पॉसिबल भी है और होता भी है, ये कटु सत्य है कि ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी है, निसंदेह ऐसा हुआ है। तो आपने उन बाउंसर्स को डक कर दिया? हाँ मैं तो ये कहूँगा, जाने दिया आपने उनको? मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक और बात आपने आपके बारे में हमें पता चली है कि आप अश्लील और मारधाड़ वाली फिल्में पसंद नहीं करते हैं। अश्लील नहीं करता, मार धाड़ की तो जो है, जैसे मैंने अभी पिछले बताना चाहूँगा आपसे कि गदर मूवी जब रिलीज हुई थी, जी मेरे ख्याल से 96 के आसपास का, शायद नहीं 2003 आई थिंक, 2003, 2002 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ गदर, एक तो देशभक्ति की जी और थोड़ा सा उसमें मार धाड़ जिस तरह से जो है, जो व्यक्तिगत मेरी है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो, ऐसा उसमें हुआ था। जी। वो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा मैं, जी जी इशारा शायद आप समझाएं। तो उसको देखा था, और उसके लगभग 15-16 साल के बाद पद्मावत एक रिलीज हुई थी भी 4 साल पहले, लगभग 3 साल पहले। इस बीच मैंने कोई मूवी नहीं देखी, कभी थिएटर नहीं गया, अच्छा बहुत कम जाता हूँ, और शुरू से ही वहाँ जब मेरी अपना एजुकेशन लाइफ थी उस समय देखता था, बहुत शौक था देखने का, लेकिन अब नहीं। अच्छा, तो मतलब मारधाड़ वाली फिल्में पसंद है आपको? मार धाड़ वाली नहीं, देशभक्ति, और देशभक्ति के लिए अगर मार धाड़ होती है तो वो पसंद है। तो वो पसंद है। हाँ, अच्छा, देशभक्ति के लिए, अभी आपने एक और अपने बात- देश के लिए, देश प्रेम के लिए मार धाड़। अभी आपने एक बात और कही कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, वो उस गदर फिल्म में था, तो आप भी हैंडपंप उखाड़ना चाहते देशद्रोहियों हैं? को सजा मिलनी चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, अच्छा, सीधी सी बात है। हैंडपंप तो नहीं उखाड़ना चाहते आप? नहीं, सनी देओल की तरह? वो तो एक फिल्मी सीन हो सकता है जी जो वास्तविक जीवन में संभव भी नहीं है ऐसा, ठीक। लेकिन ये है कि हाँ, देशद्रोहियों के मैं सख्त खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए, अभी आपने ये बात करी, गदर की बात करी मयंक, तो चलिए हम वहीं पर आते हैं। और गदर फिल्म के जो डायलॉग्स थे वो बड़े फेमस हुए थे। जी
तो चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं और देखते हैं कि आप तो फिल्में कम देखते हैं लेकिन आपने कुछ देखी हुई हैं उनसे, आप तो देखते होंगे भाई। हाँ सर, मैं आप तो occasionally देख लेते देख हैं। लेता हूँ, जी। तो चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं और देखते हैं कि डायलॉग्स फिल्म के जो हैं वो हम आपसे बुलवा के देखते हैं कि किस तरह से आप उनको आनंद लेते हैं और किस तरह से बोलते हैं। तो आर यू रेडी? या रेडी सर। मैं माफी चाहूंगा इस मामले में। नहीं, देखिए माफी नहीं चाहिए आपको, आपको बिल्कुल उसमें साथ देना है और खास तौर मेरे पे लिए संभव नहीं हो पाएगा। नहीं, जो खास तौर पे जो मार धाड़ वाले जो डायलॉग है वो आप ही को बोलने हैं। देखना अच्छा लगता है लेकिन बोलना शायद मेरे लिए मुश्किल होगा। वही आपको बोला। नहीं, मुश्किल तो आपके लिए कुछ नहीं है, ये तो हम जान चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए, याद भी नहीं है। कोई नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बोलूंगा आपसे। यस, मैं पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। बड़ा फेमस डायलॉग है ये धर्मेंद्र का, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कितना सोफिस्टिकेटेड धर्मेंद्र है। जी सर, आप जी। अशरफ अली, ये क्या सियासी खेल खेल रहे हैं आप? मुझे इसके लिए माफी चाहता हूँ। वास्तव में जो है एक बार बोलने की कोशिश तो करें सुभाष जी। नहीं, जो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा डायलॉग। नहीं, सिंपल है, आप अपनी तरीके से बोलिए। कोशिश अशरफ करूंगा अली, कोई और डायलॉग बोल सकूं, कोशिश करूंगा। अच्छा, ये 2.5 किलो का हाथ है कात्या, जिस पर पड़ जाए वो उठता नहीं उठ जाता है। 2.5 किलो का हाथ है कात्या, जिस पर पड़ जाता है वो उठता नहीं ऊपर उठ जाता है। लीजिए, कौन कह सकता है कि आप कह रहे थे कि मैं तो बोल नहीं सकता? क्यों मैं बिल्कुल सर। गलत कह रहे थे ना? इतना बढ़िया बोला इन्होंने। चलिए, एक थोड़ी देर में फिर दूंगा आपको मैं। यस मैं, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वही वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। आपके लिए जी, हम अपने खून से आसमान पर इंकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। हम अपने खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। जी, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े आई थिंक जी, ही इज डूइंग बेटर। यस डेफिनेटली ही इज डूइंग बेटर। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता। यस मैम, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। गुड। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे। वैसे आदमी 2 थे, 3 नहीं थे जी। 3 है। 16 में 2 आदमी थे। जी, 2 ही आदमी थे। जी, तो एक बार बोले कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? देखिए कितने बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं बोल नहीं सकता। यस मैं, सुअर के बच्चों, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। सुअर के बच्चों, वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे? क्या सोच कर आए थे? कि सुभाष बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। यही फिर रोकते हैं। अच्छा जी भाई साहब, अब बड़ा एक थोड़ा सैड डायलॉग है ये, इमोशनल। जी। अब इन्हें दवा की नहीं, दुआ की जरूरत अभी ने दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। है। वाह, क्या बात है। यस मैम, रमेश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कोई और दे दो सर। नहीं, ये तो बोलना ही पड़ेगा। रमेश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाँ, रमेश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तो मैं भी बोल रहा है। इसको कैसे ट्राई करें, आप एक बार करके दिखाएं, मैं कोशिश करूंगा फिर उसकी। रमेश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रमेश मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये मेरे से बेटर किया है आपने। आपके मिसेस का नाम क्या है सर? बबीता चौधरी। बबीता जी, ठीक है। आप तो केवल दोनों लेंगे इस डायलॉग को, आपने तो केवल कहना है कि आई लव यू किरण। बोलिए आई लव यू किरण। बस, अब किरण की जगह आप बबीता कर दीजिए। सिंपल है, इसमें कोई नाटक की जरूरत ही नहीं है। I love you, my बबीता। जी बहुत बढ़िया, सच है। जी बिल्कुल सही बात है, ये एक सच है और इस सच को सर मैं भी इनफैक्ट नाम ले सकता था, आई एम मैरिड। अच्छा, आपने मुझसे किरण बुलवा दिया। ओके नाउ दिस इज अ न्यूज़ फॉर मी, दिस इज अ न्यूज़ फॉर मी मैन, कि यू आर मैरिड। आई गॉट मैरिड इन 2018, मार्च 2018, 2 years back।
बिल्कुल हो सकता है हम बम्बई में हैं, हमारे पास कार्ड ना आया हो इसलिए, वरना हम जरूर आते हैं आपकी शादी में। तो कंग्रेचुलेशंस Thank you so much, फर्स्ट sir. ऑफ ऑल दैट यू गॉट मैरिड, एंड लगते नहीं हैं आप बिल्कुल भी, अभी तो मुझे लगता है कि आप मुश्किल शायद 21-22 साल के ही हैं, लेकिन अच्छी बात है। तो चलिए आप भी ले लीजिए अपने वाला डायलॉग, ताकि कम से कम मेरी खाल बची रहे और मेरा प्रोडक्शन ठीक चलता रहिए जी। आई लव यू कल्पना। अच्छा, के तो कॉमन था, चलिए ये अच्छी बात है कि के वाज कॉमन, वहां तक तो खाल बच रही थी, जी, आगे जी, आपने जी, कहा कि ठीक है भाई बचा लिया जाए जी, अपने जी, आप को चलिए गुड, बहुत बढ़िया रहा। और आप दोनों ने बहुत बढ़िया डायलॉग्स यहाँ पर बोले हैं, आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल कि भाई मैं नहीं बोल सकता था। एंड डेफिनेटली जैसे कि मयंक ने कहा कि आपने मयंक से बेटर ही किया। बिल्कुल ये बिल्कुल। भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है, पहली बार इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है जी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कुछ डायलॉग बोलना पड़ा है। पहली वास्तव में, हकीकत। पहली बार आपने ईंट भट्टे खोले थे, पहली बार हाँ, आपने हाँ, बिल्कुल, इंस्टीट्यूट बिल्कुल, स्टार्ट बिल्कुल, किए थे, बिल्कुल। तो हर बार काम आपके लिए पहली बार होता है, एंड यू आर सक्सेसफुल इन ऑलवेज। थैंक यू। आप एक बात बहुत कहते हैं कि आपकी सबसे निकटतम व्यक्ति आपकी धर्मपत्नी है, बिल्कुल। तो ये डर है या प्यार है? नहीं, डर नहीं है, डर वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हकीकत है, और प्यार तो है ही और रहेगा, हमेशा रहेगा। जी लेकिन बहुत बार स्थिति ऐसी आई है अपने, चाहे ईंट भट्टे का व्यापार रहा है या शिक्षा के क्षेत्र की बात अगर करें, बहुत बार कई बार कंडीशन इस तरह की बनी है जो मैं वास्तव में नर्वस हुआ हूँ। स्थिति बहुत बनती है, कोई भी हो जी, जी। आदमी, चाहे सामान्य कार्य कर रहा है या कोई कितना कोई बड़े से बड़ा कार्य कर रहा है, लेकिन हालात इस तरह के बनते हैं। तो मेरी लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन कई बार बनती है कि उस दिन अपने आप को अनकम्फर्ट फील किया है कि जैसे मैंने चाहा वैसा नहीं हो पाया। तो उस समय जो मुझे हिम्मत बंधाने वाली होती है मेरी धर्मपत्नी होती हैं, और ऐसी सलाह उनकी कई बार रही है। मुझे लगता है कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो इस तरह से जो है मेरा मोटिवेशन अपना कर पाती, ऐसे सजेशन ना दे पाती, जिनकी वजह से जो है मैं उस वर्स्ट सिचुएशन से जो है निकल पाया हूँ। तो यानी निर्णय लेने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान बहुत रहता बड़ा है। योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा तो नहीं कहीं कि ये जो आप कह रहे हैं ये भी उन्होंने क्या करके भेजा हो, नहीं। यही कहना वहां पर जाकर के? उन्हें तो शायद पता चला है कि मैं कहाँ गया हुआ हूँ, अच्छा अभी तक जानकारी भी नहीं है कि यहाँ आया हूँ, ये भी नहीं पता, ये नहीं पता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये नहीं पता है। और वो आपको परेशान भी नहीं करती हैं क्योंकि इतने देर से आप हमारे साथ भी हैं, एक फोन भी नहीं नहीं, उनका ऐसा है, तो इसका नहीं है। मतलब पता वो ना, बहुत पूरी तरह से आपके साथ सीधी सच्ची और सरल गृहिणी है। ओके। हाँ। मैं नाउ जैसा कि सुभाष जी ने बताया, जी नाउ द चार्ज ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज ऑन यू। भविष्य की क्या योजना है? सर, पहली तो चीज़ ये कि मैं लगभग दिन में 640 घंटे काम कर लेता हूँ। 640 घंटे पर डे में काम कर लेता हूँ। 2 कैंपस आज की डेट में देख रहा हूँ सर, रामदूत कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड फार्मेसी, हरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉ, और दोनों कैंपसेस में मिला के लगभग अगर आप मोटा मोटा माने 80 लोग कार्यरत हैं और एवरेज 8 घंटे काम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं भाई अकेला 2 कैंपस संभाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आप दोनों से कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे देश की युवा पीढ़ी को और पूरे देश को? ये बड़ा दुर्भाग्य है आज कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो संस्कार विहीन होती जा रही है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक सहारनपुर में नालंदा वर्ल्ड स्कूल की स्थापना की है, जहाँ पर एक भव्य यज्ञशाला का निर्माण कराया है, और महीने में पूर्णिमा और अमावस्या दोनों तिथियों पर वहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन होता है। अच्छे अच्छे जो यज्ञाचार्य हैं उनके द्वारा जो है बच्चों को एक प्रवचन कराते हैं कि बच्चे किस तरह से परिवार में रह कर के अपने बड़े का, जो बड़े परिवार वालों के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया, जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की बात करें तो उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि आज मृतप्राय हो चुकी है। बिल्कुल। युवा पीढ़ी की अगर बात जैसा आपने की, युवा पीढ़ी को पता ही नहीं हमारी कल्चर क्या है, तो उसको पुनर्जागरण के लिए एक तो हमने यज्ञशाला का, जब मैं बता रहा हूँ कि वो किया है, और इसी के साथ साथ एक खेल कूद के बगैर भी बच्चे जो हैं अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जहाँ बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं,
बहुत सी बातें सीखते हैं। उसके लिए हमने एक स्टेडियम भी बनाया है इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जो सहारनपुर का पहला एक ऐसा स्कूल है हमारा, यहाँ पर यज्ञशाला स्टेडियम। तो बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए, जैसे मैंने बताया कि बच्चे संस्कृति से दूर हो रहे हैं, उस चीज़ के लिए मेरा यह प्रयास है कि दोबारा से अपना उसी जो हमारा देश जो था, उन्हीं बुलंदियों के सोने की चिड़िया कहा जाता था भारतवर्ष को, वो वैसे ही नहीं था, हर तरह से समृद्धि उसमें थी। तो उसी समृद्धि को दोबारा प्राप्त किया जा सके, उस दिशा में जो मेरा पूरा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार दिए जा सकें कि भारत हमारा पुनः उस स्थिति में पहुंच सके जहां पुरातन काल में हुआ करता था। आपके हैं कोई ख्वाब ऐसे जो अभी रखता है आपको कि हाँ ये पूरे होने रह गए हैं? ख्वाब है, मैं चाहता हूँ, वैसे तो जो है भगवान ने हर तरह सक्षम बनाया है, कोई सपना मेरा वैसे अधूरा नहीं है इस समय। अच्छा घर है, अच्छी, आपने उड़ी का जिक्र किया था, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे मेरे पास 3 सुयोग्य पुत्र हैं, तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये कॉलेज संभाले, दोनों बच्चे एजुकेशन में इससे छोटे वाले हैं, लेकिन वो भी दोनों अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा, अपनी क्लासेज में। और एक सपना मेरा इस समय बचता है जिसको मैं बहुत जल्दी पूरा करना चाहूँगा। एक जो जगह जगह वृद्धाश्रम वैसे तो खुले हुए हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा इस तरह का है सहारनपुर के अंदर बनाने का कि जहाँ जो असहाय, वो चाहे वृद्ध हों और चाहे जो है वृद्ध से हटके जो है, जरूर नहीं कि वृद्ध ही, असहाय कोई भी हो सकता है, उनकी सहायता के लिए एक बहुत सुंदर सभी सुविधाओं से युक्त एक इस तरह का जो है आश्रम कहें उसको या कोई और नाम दिया जाए, वो बैठ करके विचार विमर्श करेंगे। लेकिन वो बहुत जल्दी, मेरी इस तरह की इच्छा है, और आप लोगों की दुआएं रही, परमात्मा की कृपा रही, तो वो जरूर आने वाले 2 से 3 साल के अंदर उसको जरूर करना चाहूँगा। बहुत बहुत केवल अच्छा ऐसा है लोगों के लिए। बहुत अच्छा ख्वाब है। सर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा शो का और आपका भी, क्योंकि ये जो विचार अभी फादर साहब ने रखे हैं, तो बाय चांस अब तक घर में हम सब बैठ के ऑन द टेबल अभी तक डिस्कस नहीं हुआ था। अच्छा। तो वास्तव में बहुत पॉजिटिव विचार है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी जिस भी रूप में से मदद कर पाऊँ। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। Thank you, अच्छा, सर। पापा की बात से एक और बात निकल कर आई सामने जी। अभी उन्होंने ऑडी का जिक्र किया था। जी। तो आप तीनों भाइयों में कभी ऑडी को लेकर के झगड़ा नहीं होता कि नहीं मुझे लेके जानी है, मुझे लेके जानी है, मुझे लेके जानी है? नहीं सर, हम इकट्ठे चले जाते हैं तीनों। अच्छा, इकट्ठे चले जाते हैं। इकट्ठे चले जाते हैं। अच्छा, चलिए, अब तो खैर आपकी शादी हो गई, इसलिए मैं कह नहीं सकता, वरना कि ऐसा तो नहीं था कि तीनों जने 3 गर्लफ्रेंड्स को लेकर के जाते हैं ऑडी में? जी। ऐसा नहीं हुआ कभी? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ कभी। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा सुभाष जी, मयंक, आपसे बात करके। आप यहाँ पर आए, इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे विचार आपके हम लोग को जानने को मिले, और छोटे से बिल्कुल शहर नकुड़ से निकलकर और इतने बड़े ख्वाब आपने देखे हैं, वो साकार हुए हैं, और आगे भी जो ख्वाब आप देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम की ये विश है कि आपके वो सारे ख्वाब भी साकार हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, के आपके चैनल के माध्यम से हमें भी अपने आप को जो है ये बताने का मौका मिला एक, तो धन्यवाद, वास्तव में आपका भी दिल से धन्यवाद कि आपने जो है इस लायक समझाओ, स्टूडियो में बुलाया, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि पिता पुत्र की जोड़ी तभी कमाल करे जब उनका सरनेम अंबानी हो। पिता पुत्र की जोड़ी तब भी कमाल कर सकती है जब उनका सरनेम चौधरी हो। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही पिता पुत्र की जोड़ी थी जो छोटे से शहर नकुड़ के थे, लेकिन उनके ख्वाब बहुत बड़े थे। सुभाष चौधरी जी और मयंक चौधरी, उन दोनों के साथ हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। तो ऐसी और शानदार जानदार जोड़ियों से हम आपकी लगातार मुलाकात करवाते रहेंगे अपने कार्यक्रम छोटे शहर बड़े ख्वाब। तब तक के लिए गुड नाइट।